दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर जंक्शन 31 के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात जब मैं ट्रेन में चढ़ी तो ट्रेन में चढ़ते ही मेरी नज़र ट्रेन के गेट पर बंधे जंजीरों पर बंधे एक बच्चे पर गई। अभी मैं उस जंजीरों से जकड़े बच्चे को देख ही रही थी कि तभी उसके बगल में बैठे आदमी ने मुझे लाठी से इशारा करते हुए आगे जाने को कहा। मुझे उस आदमी का लाठी मुझे दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती तो उसकी उस हरकत का जवाब ज़रूर देती, पर मैंने उससे कुछ नहीं बोला और अपने रिज़र्व बर्थ पर जाकर बैठ गई, क्योंकि मेरा बर्थ यानी सीट ट्रेन के गेट के साइड वाली ही थी। इसलिए जब भी मेरी नज़र उस लाठी वाले आदमी पर पड़ती तो मेरा गुस्सा जैसे मैंने अंदर ही दबा रखा था वह बाहर आने की कोशिश करने लगता। खैर, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि उस आदमी पर मेरी नज़र ना पड़े, पर उस बच्चे के चलते मेरी नज़र उससे टकरा ही जाती थी। उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा हो। उसके कपड़े भी बहुत गंदे और फटे हुए थे। उसके घुटनों पर जख्म के गहरे निशान थे। मेरा दिल रह रहकर उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाने को कर रहा था, पर पता नहीं क्यों मैं चाहते हुए भी कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर करीबन रात के 1 बजे उस बच्चे ने उस लाठी वाले आदमी से कहा, बाबा, भूख लगी है। उस बच्चे के ये कहते ही उस लाठी वाले आदमी ने अपने जेब से एक माचिस की टिप्पी निकाली और फिर कुछ तीलियां जलाकर उसके बच्चे के मुंह में ठूंस दी। उसके यह करते ही वह बच्चा जोर से चीखा और यह सब देखते हुए मेरा गुस्सा, जिसे मैंने किसी तरह से अपने अंदर दबाया हुआ था, कि अचानक ही वह बेकाबू हो गया और मैं गुस्से से तिल मिलाते हुए उठी और उस आदमी पर भड़कते हुए बोली, अरे तुम पागल वागल हो क्या? कौन करता है भला ऐसा? अभी मैं उस आदमी पर भड़क ही रही थी कि तभी उस आदमी ने अचानक ही वह लाठी मेरे सर पर दे मारी। उस आदमी ने लाठी इतनी तेज चलाई कि लाठी के पहले वार से ही मैं ढेर हो गई, मतलब कि मैं उसी वक्त बेहोश हो गई। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मेरे भी हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए जकड़े हुए थे। फिर जब मैंने आसपास देखा तो मैंने पाया कि मैं किसी छोटे से स्टेशन पर हूँ, जहाँ कोई दूसरा इंसान नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उस स्टेशन पर कोई बत्ती तक नहीं जल रही थी। वह तो गनीमत थी कि आसमान में चांद लगभग जगमगा रहा था, जिसके चलते थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। हालांकि मैं बुरी तरह से डरा हुआ थी, जिसके चलते मैं लगातार मदद के लिए आवाज़ लगा रही थी। पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं था, तो ऐसे में वहाँ पर सिर्फ मेरी आवाज़ काफ़ी देर तक गूंजती रही। फिर जब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ सच में कोई नहीं है, तो मैंने चीखना बंद किया और यह सोचने लगी कि अब क्या करना है। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैं वहाँ से उठी और स्टेशन के उस हिस्से की तरफ बढ़ी जिधर एग्ज़िट लिखा हुआ था। अभी मैं धीरे धीरे स्टेशन के एग्ज़िट की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से मुझे लाठी के घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते ही मेरा पूरा बदन सिंहर उठा, क्योंकि मुझे उस लाठी की आवाज़ में यह अंदाज़ा हो गया था कि मेरे पीछे कौन है। और जब मैं एक नज़र अपने पीछे देखी तो मैं चौंक गई, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, पर वह लाठी की घसीटने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, जिसके चलते मेरी घबराहट
और भी ज़्यादा तेज हो गई। मैंने फ़ौरन ही तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया, पर जंजीरों से जकड़े हुए मेरे पैर उतनी तेज़ी से मुझे भागने नहीं दे रहे थे जितनी तेज़ी से मैं भागना चाहती थी। इसके बावजूद मैं स्टेशन के एग्ज़िट की तरफ बढ़ती रही। इससे पहले मैं एग्ज़िट तक पहुंच पाती, तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए बोला, ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में तुम यहाँ से सही सलामत जाना चाहती हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। यह आवाज़ सुनते ही मैं रुकी और पीछे पलट कर देखी। मेरे पीछे पलटते ही मुझे एक आदमी दिखा जिसके गले में बहुत सी मालाएं लटकी हुई थी। उस आदमी पर नज़र पड़ते ही मैंने उससे सवाल करते हुए पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आए। मेरे यह सवाल करते उस आदमी ने मुझे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे यह सवाल बेकार है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जानकर भी तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। इसलिए अपने सवाल के जवाब जानने से अच्छा है तुम वह करो जिसके कहने के बाद तुम यहाँ से जा सको। उस आदमी के यह कहते ही मैंने बिना कोई दूसरे सवाल के बोला, अच्छा बताओ क्या करना है। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने मुझे एक काला कपड़ा दिया और कहा, इस कपड़े पर उन दो लोगों के नाम लिखो जो तुम्हारे अपने हो, और एक वो जिसे तुम मरा हुआ देखना चाहती हो। उस आदमी की यह कैदी सोच में पड़ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि यह किसी तरह का जाल है। अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है कि मेरे साथ साथ वो लोग भी इस मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए मैंने कुछ सोचने के बाद उसे काले कपड़े पर किसी का नाम लिखने से इनकार कर दिया। मेरे इनकार करने के बाद उस आदमी ने मुझे एक दूसरा विकल्प दिया। उस दूसरे विकल्प में मुझे जलती हुई 75 तीलियाँ खानी थी, मतलब कि दर्दनाक मौत। यह दूसरा विकल्प भी मैंने करने से मना कर दिया। तो उस आदमी ने तीसरा और आखिरी विकल्प देते हुए कहा, मुझे अपना ही नाम उस काले कपड़े पर लिखने को बोला, क्योंकि पहले मैं इस मुसीबत में फंसी हुई थी। ऐसे में मैंने फ़ौरन ही अपना नाम उस काले कपड़े पर लिख दिया। उस काले कपड़े पर जैसे ही मैंने अपना नाम लिखा तो वैसे ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपनी ट्रेन की सीट पर लेटी हुई थी। ट्रेन कोटवा जंक्शन पर रुकी, जहाँ पर मुझे उतरना था। साथ ही वह आदमी और वह बच्चा भी वहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, मुझे लगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो एक सपना था, पर ऐसा नहीं था। उस रात के बाद मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई और आज मैं बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझ रही हूँ। कोई भी डॉक्टर मेरी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहूँगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो फिर लेकर चलती हूँ आपको एक और डरावनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर इस चैनल पर आती हूँ। फिर मैं एक नई कहानी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।